जय हिंद दोस्तों। आज हम 26 एंड 27 जनवरी की 2025 की न्यूज को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 25 जनवरी को क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो 2023 का क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सी कंट्री जो है वो पार्ट है कॉन्गो बेसिन का। ओके, सिंपल क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि भाई कॉन्गो करके कोई रिवर है, ठीक है, और उस कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्रीज आती है। अभी किसी भी रिवर का बेसिन क्या होता है, उसका पूरा का पूरा एरिया, कि वो रिवर भी आ गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी सारी की सारी आ गई, वो जो पूरा एरिया बनता है उसको बेसिन बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कॉन्गो रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है, या फिर कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। तो भाई आंसर था उसका कैमरून। ओके, इजी, कुछ खास नहीं था। अभी देखिए, सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। 2023 में इन्होंने पूछा कि कॉन्गो बेसिन का पार्ट था, और 2024 में क्या पूछा, डायरेक्ट डिटेल दे दी और आंसर पूछ लिया जो कि कॉन्गो बेसिन हो रहा था। क्या पूछा था कि भाई कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। और फिर बकवास बस ऐसी ही बात थी कि भाई 3 साल जितना ग्लोबल कार्बन इमिशन को कवर करता है फॉसिल फ्यूल का, ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो पूरी क्लाइमेट खराब हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं था। मेन क्वेश्चन तो इतना ही था कि लार्जेस्ट पीटलैंड कहाँ पे है। अभी अगर आपने 2023 में ही इसको कर लिया होता कि भाई कॉन्गो बेसिन क्या है और कैसे होता है, उसका सब कुछ आपने देख लिया होगा तो होता, तो 2024 में आपका ये आंसर कभी भी गलत नहीं होता। क्योंकि कॉन्गो बेसिन जब हम पढ़ते हैं तब पहली चीज जो पढ़ने में आती है ना, वो आती है कि भाई लार्जेस्ट पीटलैंड है ये। अभी देखो, ये मैंने खुद किया हुआ था, ठीक है। जब मतलब मैं 2023 का पेपर दे के आया था, तब बाद में जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था, ये मैंने कायदे से किया हुआ था। रुको मैं आपको बताता हूँ मेरा काम किया हुआ। ये देखिए, ये सारे पीवाईक्यू हमारे सॉल्व किए हुए, और उसमें ही यहीं पे कहीं पे आता है कॉन्गो बेसिन अपना। ये देखिए, ये रहा, ये कॉन्गो बेसिन 2023 में ही हमने ये क्वेश्चन आया था उसके लिए देख लिया था भाई। और ये रही देखिए उसकी कंट्रीज सारी की सारी, कि हमने कॉन्गो रिवर देख लिया और उसमें आजू बाजू की जो भी कंट्रीज आ रही है वो भी देख ली, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आपको कैमरून दिख रहा है। दूसरी कौन कौन सी कंट्रीज थी तो भाई डीआरसी है, सीएआर है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबॉन है, इक्वेटर गिनी है, एंगोला है, एटसेट्रा। और यहाँ पे देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखी गई है, ये सारी कंट्रीज। और सबसे पहले क्या आता है, ये देखिए, ये क्लाइमेट ब्लाइमेट हटाओ 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 हटाओ, ये रहा देखो, कॉन्गो बेसिन पीटलैंड, लंग्स ऑफ अफ्रीका इसे कहा जाता है। और ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ जोड़ दो तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन जाएगा, और वैसे भी ये लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वर्ल्ड की। ओके, ग्रेट है। और ये रहा उसका भी मैप दिया हुआ है कि भाई ये एरिया में ये अमेजोन का मैप है, सॉरी, हम माफ करना। ये क्या है, ये ऑलरेडी ऑप्शन में था इसलिए मैंने अमेजोन का बेसिन भी डाल दिया था। मगर आप देखो, ऑप्शन इस तरीके से कर रहे हो तो आपके आंसर को कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता है, बस मुझे यही बताना था। अगर आप खुद भी अपने तरीके से जब प्रिपेयर करो तो आपको यही देखना है कि आपको सारे के सारे आंसर ठीक से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो था मैंने सारा कर लिया, और यही हमें करना होता है, ठीक है। कैसे लिंकेज होती है वो आपको पता चल गया कि 23 में पूछा गया था वही 24 में पूछा गया, बस उल्टी तरीके से पूछा गया। ओके, और मैं आपको रोज बताता हूँ कि कैसे लिंकेजेस होते हैं। और अभी देखो, अभी 2025 में क्या पूछा जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि 23 और 24 में दूसरी कोई ऐसी लोकेशंस हो, उससे क्वेश्चन बन सकता है, घुमा के बने पर पॉसिबल है, राइट। तो उसी को हमें करना है ध्यान से। मैं ना कोशिश करूंगा कि जो मैं वीडियो लेके आऊं जियोग्राफी का, जो मैं बोल रहा था कि भाई एक वीडियो हम लेके आएंगे मैपिंग का, उसमें कोशिश यही करूंगा कि जो न्यूज में लोकेशन हो और साथ ही साथ जो लोकेशन हमारी पीवाईक्यू में भी हो, उसको हम होलिस्टिकली कर लें। ये लोग जो ऐसे ही करवा देते हैं कि भाई ये लोकेशन कर लो, वो कुछ मतलब नहीं है। आपको बस उसको लिंकेज में बिठाना है कि भाई करंट की भी कर लो और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कर लो। ये जो फिर लोकेशन बीच में आती है ना, ये हमारी होती है इंपॉर्टेंट। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही आप पूरे वर्ल्ड को याद रख पाओगे, राइट। चलिए, अभी हम मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई इंडिया और यूएसए आर टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, एग्जामाइन द बेसिक टेनेंट्स ऑफ टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। ओके, सिर्फ एक ही डायमेंशन है, मेनली दो डायमेंशन थे। सबसे पहला पूछा गया कि भाई दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यस। दूसरा पूछा गया कि भाई ऐसे कौन से टेनेंट्स हैं जिनके बेस पे इनकी पॉलिटिकल सिस्टम बनी हुई है। एकदम इजी क्वेश्चन था। अभी ना मैंने ये आंसर लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है। गलती क्या कर दी, मैंने ये गलती से ना 10 मार्कर समझ लिया, एक्चुअली ये था 15 मार्कर। अभी सिर्फ इतना समझने से ना आपका आंसर बदल सकता है, क्योंकि अगर 15 मार्कर मैं पहले से ही दिमाग में रख के चलता तो मैं उस तरीके से लिखता। मैंने 10 मार्कर समझा तो उस तरीके से लिखा। अभी देखो, मैं आपको 15 मार्कर के तरीके से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना था। सबसे पहले
जो ये इंडिया और यूएसए टू डेमोक्रेसीज है ना, उसको हल्का सा हमें डिफाइन करना था। ये हमारा पहला डायमेंशन होता और थोड़ा सा आप लिखते उसके बारे में, एटलीस्ट आधा पेज लिख देते, ठीक है। और फिर आप लिखते कि भाई उसके बेसिक टेनेंट्स क्या-क्या है, तो आपका इजीली हो जाता। ओके, अभी देखो मुझे 10 मार्कर ही पता था तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आ गया, मतलब डायरेक्ट दूसरे स्टेटमेंट पे आ गया, क्योंकि ये जो था उसको पासिंग रेफरेंस की ना, और लिख लिया। ओके चलिए, फिर भी आपको जो आंसर है उसका क्रक्स प्रॉपर ही पता चलेगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी से उसको हमें मिस किया है, बाकी जो पीछे वाला है वो प्रॉपर एड्रेस है। ओके, मैंने ये पहले स्टेटमेंट को पासिंग रेफरेंस लेके बता दिया कि भाई इंडिया एंड यूएसए आर द होम ऑफ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मॉडर्न एज डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली। अभी देखो ये इंट्रोडक्शन आप और कितनी तरीके से लिख सकते थे। सबसे पहले यहाँ पे दो तीन बातें बताई गई है, तो हम वही, आप डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते थे। सबसे पहला यह था कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको डिफाइन कर दिया। या फिर आप करंट अफेयर का डेटा लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि भाई रिसेंटली 2024 में इंडिया एज वेल एज यूएसए, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है, उसका इलेक्शन हुआ। तो ये दूसरी रीत हो जाती है, ये हो जाती है हमारी डेफिनेशन वाली रीत, ये हो जाती है हमारी करंट अफेयर वाली। और ये दोनों आपको नहीं पता होती तो आप अगेन क्या कर सकते थे, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट आंसर लिख दो, मतलब डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आप लिख देते। India and USA are two largest democracy and basic tenets of this countries are as discussed below. इजी, ये जब तभी ही यूज करना है जब आपको दूसरी चीजें नहीं आ रही हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बकलोल बातें लिखी है, बट एकदम अच्छी दिख रही है और एकदम सही बात है। ये सब आपको सीखना है कि भाई हम इस तरीके से बात बोले ना कि एग्जामिनर पढ़ के खुश भी हो जाए और हमें उतना दिमाग भी ना लगाना पड़े। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि इंडिया और यूएसए लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मॉडर्न एज डेमोक्रेसी है। ये देखो वर्ड ध्यान से देखना, लार्जेस्ट किस लिए, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है, इंडिया के पास है, और हम डेमोक्रेसी है, देन वी आर लार्जेस्ट। और सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ पे आई हुई हम मानते हैं, तो यूएसए में आई हुई मानते हैं, क्योंकि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिवली उन्होंने बनाया था और अभी भी चल रहा है। तो भाई ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, तो यूएसए है। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं भाई सालों पहले भी हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी थी, इसीलिए आगे मैंने क्या लिख दिया, मॉडर्न एज डेमोक्रेसी, क्योंकि हम मॉडर्न रिलेटिव टर्म में पढ़ते हैं ना कि हाँ भाई अभी की जो डेमोक्रेसी है वो सालों पहले तो भाई हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई भगवान राम के टाइम पे भी डेमोक्रेसी थी, बट अभी के लिए क्या है, तो ये है। तो ये वर्ड का जो आप पसंद करोगे उसको ध्यान से करना है कि भाई लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट थी, पर कौन सी, मॉडर्न एज डेमोक्रेसी रिस्पेक्टिवली, मतलब इंडिया लार्जेस्ट और यूएसए ओल्डेस्ट। ओके, और देखिए भी अच्छा रहा है राइट ये, और खास मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, सिर्फ मुझे पता था कि ये है डेटा, उसको यूज कर लिया अच्छे से। आपकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी होगी ना, यकीन मानिए आपकी जो वर्ड का चूजिंग होगा वो बहुत काफी अच्छा होगा और आपका आंसर दिखेगा भी अच्छा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी ना आज का वीडियो में काफी सारी न्यूज है तो इधर मैं थोड़ा सा जल्दी में चला जाऊंगा आंसर डिस्कशन में, वैसे ही मैं ऑलरेडी 8 मिनट ले चुका हूँ। चलिए, और देखो बेसिक ट्रेंड्स में क्या फायर बता दिया कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी है और यूएसए का भी है, ठीक है। और दोनों में बता दिया भाई ये ओल्डेस्ट है, यूएसए का सेम लाइन है बट अलग तरीके से, ओल्डेस्ट ऑपरेशनल बता दिया। और इंडिया क्या बताया भाई, डिटेल एंड मोस्ट लार्जेस्ट, यस। फिर सेपरेशन ऑफ पावर दोनों कंट्रीज में है अगेन, पर यूएसए में जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ पे जो है वो लूज सेपरेशन ऑफ पावर है। क्यों, क्योंकि ओवरलैप देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। फिर भाई पार्टी सिस्टम, तो यूएसए की टू पार्टी सिस्टम है, ताकि आपको क्लियर आइडियोलॉजी मिल पाए और आप अवॉइड कर पाओ कंफ्यूजन। जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ताकि हम हर एक डाइवर्स व्यू को कन्वर्ज कर पाए, साथ ही साथ सबको चांस भी मिल पाए। मैंने सबका यहाँ पे एक दो क्यों लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एग्जामाइन, एग्जामाइन, इसलिए सिर्फ मैंने बता नहीं दिया है कि क्या क्या है, उसको भी बताया है कि ऐसा क्यों है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ये मुझे एक्चुअली बताना रह गया आपको कि एग्जामाइन लिखा है, तो जो आप पॉइंट लिख रहे हो ना उसको थोड़ा सा आपको खंगालना है कि हाँ भाई ऐसा है और इसकी वजह से है। जैसे हमने बोला ना कि टू पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि अवॉइड कंफ्यूजन हो और आइडियोलॉजी क्लियर हो कि मुझे किसको वोट देना है। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी क्यों है, क्योंकि डाइवर्स पीपल रहते हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज है, रिलीजन है, तो भाई डाइवर्स व्यू सुनने के लिए भी अलग अलग पार्टी जरूरी है और सबको चांस भी मिलना चाहिए इसलिए। ओके, फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू दोनों में दिया गया है। हालांकि जो यूएसए की जुडिशरी है वो टू सिस्टम है, स्टेट लेवल पे और ये फेडरल लेवल पे दोनों में है, जबकि इंडिया की जुडिशरी की बात करें तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी।
और भाई अदर प्रिंसिपल्स लिख दिए। ये देखो अदर्स मैंने एक में ही लिख दिए। अगर मुझे ध्यान रहता ना ये 15 मार्कर तो मैं अलग-अलग लिखता, पर मुझे ध्यान नहीं था और मैंने 10 मार्कर के सोच के लिख दिया। तो अदर प्रिंसिपल्स में क्या है भाई? तो भाई दोनों कंट्रीज सेक्युलरिज्म फॉलो करती है, रिपब्लिक है दोनों कंट्री, ऑथ सेरेमनी, इम्पीचमेंट और टाइमली इलेक्शन एटसेट्रा, ये सब मैकेनिज्म हमने दिए हुए हैं ताकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रह पाए। ठीक है, ओके। और लास्ट में हमने खत्म कर दिया कि भाई इसीलिए ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये रीजन है कि ताकि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट रहते सकती है। ठीक है, अभी देखो कंक्लूजन में कुछ खास करना नहीं था। ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसको समराइज ही करो कि भाई ये रीजन था कि ये वो है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज आर बेसिक टेनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि दीज आर द टेनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर वाइब्रेंट, वाइब्रेंट तो मैंने लिखा हुआ है, फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसीज ऑफ बोथ द नेशन। राइट, ऐसे सब वर्ड्स बस समराइज करना है हमें और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ और लिख नहीं सकते हो। चलिए अभी हम आज की न्यूज कवर करते हैं। ठीक है, अभी देखो आज की न्यूज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मुझे एक्चुअली आपको टर्म से सब समझानी है, तो थोड़ा दिमाग खुला रख के देखना। देखो पहली में तो कुछ भी नहीं है, इंडिया इंडोनेशिया में, तो उसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। कौन सी मुझे बतानी थी? ओके ओके ओके, यहाँ पे आ जाइए। यूनिफाइड नहीं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी इजी देख लेते हैं ताकि आपका रिदम बन जाए, फिर थोड़ी हार्ड देखते हैं, फिर अगेन इजी देखेंगे, हार्ड बीच में रख देंगे। यस, ओके। सबसे पहले इंडोनेशिया है भाई, तो हमारा जो रिपब्लिक डे अभी रिसेंटली गया है वहां पे एज अ चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे और हमारे बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। हमने वेलकम किया है इंडोनेशिया का डिसीजन टू जॉइन CDRI, कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी इंडिया ने ही लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कब लॉन्च किया था वो तो मैं डेट भूल चुका हूँ, कोई एक प्रोग्राम था तभी हमने लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डिजास्टर के सामने मजबूत हो, टूट फूट ना जाए, दैट्स इट। फिर ये दोनों को पार्टी की टाइज देख लेते हैं, उनकी पार्टनरशिप। तो ये बैंडक कॉन्फ्रेंस 1995 में दोनों साथ थी और नॉन अलाइन मूवमेंट का इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था। और कौन सी कंट्रीज साथ थी जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था हमारे साथ, बता दीजिएगा। टोटल 5 थी, मैं बता देता हूँ। और 3 कौन-कौन सी थी ये बताना। फिर वो हमारा ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन के आसपास होता है। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? तो समुद्र शक्ति। और कॉर्पेट है, कॉर्पेट स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये ठीक है, कॉर्पेट। फिर हमारे जियो इकोनॉमिक टाइज है, ये सेकंड लार्जेस्ट हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है इन आसियान रीजन। आसियान की कंट्री मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अगेन एक बार फिर से जल्दी में बता देते हैं। तो MLV, यहाँ पे TC, फिर टीचे नीचे नीचे अपना आ जाएगा M फॉर मलेशिया, फिर नीचे सिंगापुर उसके टिप पे, और उसके भी नीचे इंडोनेशिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 बाजू में रह जाते हैं, एक है ब्रुने और एक है यहाँ पे फिलीपींस। अरे मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ यार, यहाँ पे देख लीजिए ना, ये रहा M म्यांमार, फिर ये L वियतनाम, सॉरी लाओस, फिर V फॉर वियतनाम, फिर थाईलैंड और कंबोडिया। उसके नीचे आप चले जाओ तो ये अपना मलेशिया, ये सिंगापुर, ये वाला इंडोनेशिया, और यहाँ पे जो छोटा आगे पड़ता है यहाँ पे ब्रूने, और यहाँ पे पड़ता है फिलीपींस। ये सारी की सारी हो गई हमारी आसियान की कंट्रीज। और आसियान में हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है इंडोनेशिया। फिर जियोपॉलिटिकल्स में देखें तो ब्रिक्स का मेंबर है, G20 है, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, ईस्ट एशिया समिट, सबके साथ हम पार्टनरशिप बना, इन सब प्लेटफॉर्म में हमारी पार्टनरशिप है। फिर इंडिया का विजन है, हमारा मिशन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके साथ, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इनके ये हमारा विजन जाता है। उनके साथ मैच कौन सा करता है? इंडोनेशिया का भी सेम विजन है, ग्लोबल मेरीटाइम फेल्क्रम विजन सिनर्जाइज। तो दोनों का विजन मैच करता है। ठीक है, फिर जियो स्ट्रेटेजिक में देख लो तो भाई इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है उसका भी ये पार्ट बनता है। और भाई सबांग पोर्ट हमें इनका मिल जाता है तो हमें काफी फायदा मिलेगा। सबांग पोर्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे है सबांग पोर्ट, ये वाला। ये एरिया पे आप समझ लीजिए हमारा अगर बेस बन जाता है, ऑलरेडी चलो है हमारा, निकोबार में है यहाँ पे ऊपर, पर यहाँ पे बन जाता है तो कोई भी अगर चाइना वाइना की कोई भी सी आ रही है, यहीं पे हम रोक सकते हैं, अपने एरिया में आने ही ना दे, इधर ही ब्लॉक कर दे। ठीक है, चलिए। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस में भाई इंडोनेशिया में बहुत चलता है, हिंदुइज्म भी बहुत चलता है, रामायण महाभारत में भी बहुत चलता है। और अभी रिसेंटली ना कोई प्रोग्राम था, वहीं पे इन लोगों ने किया था कि भाई एज अ एडवर्टाइजर उन्होंने ना हनुमान जी की कुछ पिक्चर्स या उनका यूज किया था, और गणेश जी की पिक्चर्स का यूज किया था, ऐसा कुछ था। इवन इंडोनेशिया की शायद जो एयरलाइंस भी चलती है ना, उसका भी नाम कुछ अपना गणेशा के ऊपर ही है, मतलब कि अपने भगवान के ऊपर ही है, कुछ है क्या है मुझे ध्यान नहीं है,
बट कुछ भगवान के ऊपर है, शायद गणेश के ऊपर है। ओके, तो ये दिखाता है कि भाई कल्चरल टाइज है सबके अंदर। ओके, अब ये क्यों जरूरी है हमें पढ़ना? तो देखो, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, अब तक नहीं आया हुआ है इंडोनेशिया के साथ, बट एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर आ गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी पहले थी, अभी ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुकी है, उसके ऊपर आ चुका है। और ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट क्या बन जाता है? इंडोनेशिया बन जाता है। इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। और हाँ भाई, प्रीलिम्स वैसे तो नहीं कुछ पूछा जाएगा, फिर भी क्या इंडोनेशिया पहली बार आया है हमारे रिपब्लिक डे में? नहीं। जो 1950 में हमारा रिपब्लिक डे हुआ था, फर्स्ट रिपब्लिक डे, तभी भी इंडोनेशिया एज अ चीफ गेस्ट जरूर आया था। अभी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो ये मैंने आपको जो बताया कंट्रीज, ठीक है, एक ये पूछा जा सकता है। दूसरा, ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मेंबर थे और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, वो पूछा जा सकता है। तीसरा, इनके साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज है, वो पूछा जा सकता है। इवन 24 में ये पूछा भी गया था मित्र शक्ति वाला, आपको पता हो तो बता देना मित्र शक्ति किसके साथ हमारी एक्सरसाइज है। अभी हमारा इधर खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये जो लोकेशन दी गई है 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, उसको हम देखेंगे। हमने बहुत बार देखा हुआ है, फिर से देखेंगे। यहाँ पे आ जाइए, ये देखो सेम मैप, हमेशा हम वही यूज करते हैं, सेम मैप यूज करते हैं, और यही करना होता है। जो भी पढ़ो लगातार पढ़ो, उसको कॉपी कॉपी करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, तो आपको जल्दी याद रहेगा। अभी देखिए, ये इंडिया आ जाता है हमारा। अभी हम अपने राइट हैंड बाजू जाते हैं, जैसे ही मतलब कि म्यांमार साइड जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कोको आइलैंड, ठीक है। और उस कोको आइलैंड के नीचे क्या पड़ता है? तो भाई कोको चैनल पड़ता है। ये जितना लाइन खींचा हुआ है ना, वो सारी चैनल है, ठीक है। तो कोको चैनल पड़ता है। कोको चैनल अपना म्यांमार को और इंडिया को अलग अलग करता है। ओके, फिर उसके नीचे आ जाता है तो हमारा अंडमान आता है, और अंडमान के नीचे अपना डंकन पैसेज आ जाता है। ओके, अभी नीचे ही कर लीजिए, आप एक काम कीजिए, मैंने यहाँ पे जूम करके रखा है, ऐसा समझो। ये देखो, ये हमारा कोको आइलैंड, कोको आइलैंड के नीचे हमारी कोकोस चैनल आती है, और कोकोस चैनल हमारी अंडमान को और अपना कोको आइलैंड को अलग करती है। अभी कोको आइलैंड किसके हैं भाई? तो ये म्यांमार के हैं। अभी कोको आइलैंड को और म्यांमार के मेनलैंड को, उसको कौन अलग करता है? तो उसको अलग करता है प्रिपेरीज चैनल। ओके, देखो, ये प्रिपेरीज अगर पूछा जाएगा ना, देयर इज हाई चांस, वेरी हाई चांस, उधर हमें समझ भी नहीं आएगा, हमें लगेगा कोई भी यूरोप की चैनल पूछी गई है प्रिपेरीज। पर ध्यान रखना, ये प्रिपेरीज कहाँ पे है? म्यांमार को अलग करती है अपने कोकोस आइलैंड से, ठीक है। फिर कोको आइलैंड्स के नीचे भाई अंडमान आ जाता है। अंडमान के नीचे डंकन पैसेज आता है, अगेन ये चैनल ही है, ठीक है। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को अलग करता है। फिर हमारा आता है निकोबार। निकोबार लिटिल अंडमान को और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। और निकोबार मेनलैंड और ग्रेटर निकोबार या फिर लिटिल निकोबार आप बोलो, उसको कौन अलग करता है? तो सोम्बेरो चैनल। आपने सब पढ़ा होगा, शायद इसको नहीं पढ़ा होगा। ये सोम्बेरो सब इग्नोर कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट सोम्बेरो इग्नोर हो जाता है। इट्स एक्चुअली सोम्ब्रेरो, आई सोम्ब्रेरो, यस सोम्ब्रेरो, ठीक है। तो निकोबार को और लिटिल निकोबार को अलग करने वाला है सोम्ब्रेरो चैनल, ठीक है। ये लिटिल निकोबार यहाँ पे, ठीक है, सोम्ब्रेरो चैनल। फिर आखिर में आ जाता है हमारा ग्रेट निकोबार, आखिरी वाला, और उसमें इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को, या फिर इंडिया और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल भी बोला जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम छोटे से में मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। ये हमारा हो गया निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये हो गया उल्टा बोला, ये हो गया हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये हो गया अपना निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। अभी ना यहाँ पे आइलैंड में ही थोड़ा पार्टीशन पड़ता है। अंडमान के नीचे अपना आ जाता है लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल। वैसे ही अपना ये निकोबार है, निकोबार ठीक से कर, निकोबार के नीचे आ जाता है अपना लिटिल निकोबार, छोटा सा लिटिल निकोबार। पर निकोबार इधर नहीं रुकता है, वो बोलता है लिटिल ही क्यों भाई, मुझे ग्रेट भी चाहिए। तो ये लो, ग्रेटर निकोबार भी ले लो भाई, ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार के नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। अंडमान लिटिल अंडमान, निकोबार लिटिल निकोबार, और उसके नीचे ग्रेटर निकोबार, ठीक है। आखिरी में हमने जो खत्म किया वो ग्रेट तरीके से किया। अब ये जितने भी है ना, ये सब अलग होते हैं किसी ना किसी चैनल से। तो भाई अंडमान और लिटिल अंडमान है अपना, ठीक है, वो अलग होगा अपना डंकन पैसेज से, ठीक है। फिर लिटिल निकोबार और अपना सॉरी लिटिल अंडमान और अपना निकोबार मैन आइलैंड, वो 10 डिग्री चैनल से अलग होगा, ठीक है, 10। और इसके नीचे हम चले जाते हैं, तो निकोबार को लिटिल निकोबार से कौन अलग करता है यहाँ पे? तो ये है अपना सोमबेरोरो, सोमब्रेरो। अब ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और फिर आखिर में ग्रेटर निकोबार को और इंडोनेशिया को अलग करता है अपना 6 डिग्री चैनल, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है?
पहले आता है वो नाम आता है डंकन, फिर नंबर आता है 10, फिर अगेन नाम आता है सोम्ब, क्या लिख रहा हूँ, सोम्ब रेरो, और फिर वापस नंबर आता है, ठीक है। डंकन पैसेज 10 चैनल, सोम्ब्रेरो 6 डिग्री चैनल, और ये बीच के आइलैंड्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने करवा दिया आपको अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, आखिरी में ग्रेटर निकोबार। और जब इसके ऊपर चले जाते हैं एकदम अंडमान आइलैंड के, यहाँ पे पड़ता है हमें कोको चैनल। क्यों कोको चैनल? तो कोको चैनल के यहाँ पे पड़ता है हमारा कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड के ऊपर भी कौन सा चैनल है? तो प्रीपेरीज, प्रीपेरीज, ओके। अभी मैं उम्मीद करूंगा आपको याद रह गया होगा, ठीक है। और यहाँ का तो हमने पूरा का पूरा देख लिया। इधर लेफ्ट हैंड बाजू आते हैं तो क्या आता है? तो भाई हमारा एक तो भाई लक्षद्वीप आता रहता है, तो लक्षद्वीप को और मिनी कोई को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप आइलैंड को और मिनी कोई को, तो 9 डिग्री चैनल। और भाई लक्षद्वीप मेनलैंड को, हमारा इंडिया के और मालदीव्स को कौन अलग करता है? तो भाई 8 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे और कोई दूसरा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 9 और 8 याद रखना है। 9 जो है वो इंडिया में ही सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मिनी कोई आइलैंड को, और जो 8 है वो इंडिया को और मालदीव्स को सेपरेट करता है। 8 वाला है मालदीव्स, ठीक है। और जो 6 वाला है वो क्या है? इंडोनेशिया। याद रखना यही इतना, ठीक है। 6 इंडोनेशिया, 8 मालदीव्स, 9 और 10 हमारे खुद के हैं। ओके, अभी इसी लोकेशन की दूसरी जब बात कर लेते हैं तो भाई इंडिया के एकदम नीचे, मालदीव्स के भी नीचे चले जाओ तो हमें शागोस आर्किपेलागो देखने को मिलता है, जो कि एक ब्रिटिश टेरिटरी थी। अभी ये ट्रांसफर हो गई है मॉरिशस के पास, ठीक है, क्योंकि मॉरिशस को ब्रिटिश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी कि भाई हमें दे दो दे दो, तो ब्रिटिशर्स ने दे दी है। ओके, फिर यहाँ पे सेशल्स हमें देखने को मिल जाता है, ये वाला सेशल्स का हिस्सा है, ठीक है। फिर और हम जाते हैं तो यहाँ पे अगालिगा आइलैंड है, और यही है अल्दाब्रा आइलैंड। ओके, ये सब आपको याद रखना है, अगालिगा, अल्दाब्रा आइलैंड। और यहाँ पे एक छोटा सा ना फरकुहार आइलैंड भी देखने को मिलता है, जो कि इग्नोर हो जाता है, बट हम याद रखेंगे। फिर यहाँ पे ये मडागास्कर आता जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है हमारी मोजाम्बिक चैनल, और यहाँ पे फ्रांस का आ जाता है रियूनियन आइलैंड। दैट्स इट, ओके। और हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बोला ना कोको आइलैंड, ये कोको आइलैंड है, और यहाँ पे जो पड़ता है ना वो है कोकोस आइलैंड, सिर्फ एक एस का कमी है, कोको और कोकोस। हालांकि यूपीएससी से पूछने के चांस कम है, बट फिर भी ध्यान रखना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया का हो गया, हाँ ये देख लो, चलो ठीक ही है। ये बोला है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ओके, तो जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई एरिया को आप प्रोटेक्ट करते हो तो क्या होगा? अदर एरिया हो गया, ठीक है, और उसके लिए कंजर्वेशन मेथड हो गया, तो बस उसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया डिफाइंड अदर देन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये हम किसके लिए करते हैं? तो भाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आउटकम हम प्रोवाइड कर पाए उसके लिए करते हैं। और कौन से एरिया को इसमें नहीं आएगा, कौन सा एरिया नहीं आएगा? तो जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज है वो इसके अंदर नहीं आएगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है? तो भाई हमारा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसका टारगेट 3 हमें काम आएगा। टारगेट 3 कौन सा है? तो हम 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, कोस्टल वाटर और मरीन वाटर को कंजर्व करेंगे बाय 2030, ठीक है। अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मतलब कौन सा फ्रेमवर्क? हमने बहुत बार देखा हुआ है, ये है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। ये किसको ससीड किया था, मतलब किसके मतलब बाद में आया था? तो ये एचई पहले था एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट, और उसको आगे बढ़ा के हमने क्या ला दिया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, और उसका ही ये टारगेट है 3 कि 30% जितना कवर करना है, हमें सब कुछ बताना है। अब ये कौन, ये प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कौन कर सकता है ये एरिया को प्रोटेक्ट? प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी, इंडिजिनस पीपल सब कर सकते हैं। और ये डिफर कैसे है भाई प्रोटेक्टेड एरियाज से? तो ये भाई प्रोटेक्टेड एरियाज में कायदे से बताया जाता है कि हमारा मेन मोटिव जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जबकि यहाँ पे क्या है, तो कोई कल्चरल जगह है, कोई हिस्टोरिकल जगह है, उसको भी आप कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। अगेन नाम याद रख लेना, अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। नाम ही इजी है, अदर एरिया बेस्ड। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई? नॉर्मल सिग्निफिकेंस, आप देख लेना, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल होता है किसी भी एरिया को बचा के, वही सब में होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो ये है, उदयपुर और इंदौर ने ज्वाइन कर लिया है 31 वाइल्ड लाइफ वेटलैंड एक्रीडेट सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले तो ये वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज क्या होती है? तो भाई कोई भी ऐसी सिटीज जहां पे वॉल्यूंटरली कोई नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड वेटलैंड को कंजर्व किया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, कोई पर्टिकुलर सिटी के अंदर,
ठीक है। तो उस सिटी को हम बोल सकते हैं कि इट इज वेटलैंड अक्रेडिटेड सिटीज। ओके, तो ये 2 सिटीज है वो इंडिया की पहली 2 सिटीज बनी है जिसको ये स्टेटस मिला है। कौन सी है? उदयपुर और इंदौर। इंदौर में भाई कौन सा वेटलैंड है? ऑलरेडी रामसर साइट हुआ, तो भाई शिरपुरी लेक है। और उदयपुर की सॉरी, इंदौर में कौन सा है? तो शिरपुरी लेक है। और उदयपुर की बात करें तो 5 है, पिंचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। क्या ये याद रखने की जरूरत है? नहीं, मत रखिए, क्योंकि इतने सारे वेटलैंड है, आपकी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही देखो, गो थ्रू कर लीजिए, रह जाता है तो ठीक है, बट जबरदस्ती मत करना कि भाई ये याद रखना है, नहीं रह पाएगा, लीस्ट चांस है, नहीं रह पाएगा। आज से 3-4 साल पहले ये मुमकिन था, क्योंकि 20-30 जितने ही थे। अभी के लिए हमारे मोर देन 80 है, तो याद रखना मुश्किल है और पूछा जाना उससे भी मुश्किल। ओके, और ये वॉलंटरी सिटी दी जाती है, ये हमने कब बात की थी कि यहाँ भी देना चाहिए? तो भाई रामसर कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी 2015 में, COP12 आप बोल सकते हो उरुग्वे में। वहां पे ये बोला गया था कि यहाँ भी दिवाना चाहिए। ओके, और ये एक बार स्टेटस मिल जाता है तो कितने साल तक रह सकता है? तो ये 6 साल तक रह सकता है, और उसके बाद ये रिन्यू हो सकता है अगर आप क्राइटेरियाज मीट कर रहे हो। तो कौन से क्राइटेरियाज है? 6 क्राइटेरियाज, और 6 के 6 आपको मीट करना चाहिए, तभी जाके आप बनोगे। ओके, ये हमें फायदा किस में देगा? तो नॉर्मल तो है ही भाई, कि प्रमोट कंजर्वेशन करेगा अर्बन पेरी अर्बन वेटलैंड को, ठीक है, एनकरेज करेगा सिटीज को कि हमें भी ऐसा सब करना चाहिए। पर ये साथ ही अमृत धरोहर हमारा जो इनिशिएटिव है, अमृत धरोहर, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो अमृत धरोहर स्कीम है, उसका मेन मोटिव ही क्या है भाई? तो जैसी जो जगह ही है ना, वेटलैंड जैसी जगह है सारी, उसको कंजर्व करना है और वहां पे हमें टूरिज्म फैलाना है। दैट्स इट। ओके, अभी आप खुद सोचिए, अगर ये टूरिज्म फैला रहा है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। और ये कंजर्व कर रहा है सब ऐसा सब, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है उधर कौन सी मिनिस्ट्री का, तो याद रखना, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं, तो भाई इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये, और 1971 में आई थी। ईरान के अंदर रामसर नगर की जगह है, ठीक है, उसी के नाम से इसका नाम बना है रामसर साइट्स। रामसर साइट कौन सी साइट होती है? तो कोई भी ऐसी जगह जो कि एक वेटलैंड है, ठीक है, और वो काफी वैल्यूएबल है, उसको आपने कंजर्व करके रखा है, अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि रामसर साइट है। अभी के लिए इंडिया के अंदर 85 जितनी रामसर साइट है। क्या ये इंपॉर्टेंट है रामसर साइट और वो सब देखना? देखो है। क्यों? क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेटलैंड क्या होता है, और रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज क्या है, इसके बारे में कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, और हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने थे रामसर साइट के। ओके, अभी 2018 में पूछा गया ऐसा ही नहीं है, 2023 में भी क्वेश्चन आया था, पर उसमें थोड़ा-सा वो होता है ना कि यूपीएससी हमेशा अपडेट होके आता है। अगेन उसने क्या पूछा था कि रही रामसर साइट कौन सी है, और कौन सी रामसर साइट है जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है। आपको जब ये दोनों आ सकता था ना, तो ही आप वो आंसर दे सकते थे। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, बट अगेन आपको वो आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि रामसर साइट और आईबीए क्या है, तो कैसे लिखोगे? सिर्फ पता होने से वो आंसर हो सकता था। और ये 6 क्राइटेरिया जो दिए गए हैं अपना सिटीज के लिए, वो क्राइटेरियाज क्या क्या है? तो भाई लोकल कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है, फिर पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन करवाना है, अर्बन लैंड यूज के डिसीजन मेकिंग में लाना है आपको, फिर रिस्टोर करना है मैनेजमेंट में, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं तो ठीक रहेगा, इकोसिस्टम सर्विस विद इन सिटी बनानी है, मेजर्स लाने हैं कंजर्वेशन के और प्रोटेक्शन के, और रिस्टोर करना है जो ऑलरेडी आपके पास है, वैसे भी मेजर्स लाने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सब है, क्राइटेरिया आपको कोई पूछने नहीं वाला है। और हाँ भाई, ये मैंने बोला कि भाई 85 याद नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, पर जो न्यूज में हो ना वो भी डेफिनेटली करना है, ठीक है। सारे भले ही ना करो, जो न्यूज में है वो करने हैं। तो ये न्यूज में थे, तो इसको हम जरूर करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि भाई न्यू पेंशन, सॉरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो जो अपनी न्यू पेंशन स्कीम थी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इन दोनों को जोड़ दिया, यूनिफाई कर दिया, और हमारे नई स्कीम ला दी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, यूनिफाइड को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि पुराना और नए में क्या दिक्कतें थी। ओके, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आपको पता ही होगा, कोई ना कोई तो आपके फैमिली में या फिर रिश्तेदार ऐसा होगा जो उसको पेंशन मिल रहा होगा, ठीक है। ये तो सेंट्रल के एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट के एम्प्लॉय हो, दोनों को पेंशन मिल सकता है। मतलब सरकारी एम्प्लॉय को कितना पेंशन मिलता है? तो जो उसको लास्ट सैलरी मिली होती है उसका 50% जितना मिलता है। ओके, क्या उसको कोई शेयर देना होता है ड्यूरिंग जब वो काम कर रहे हैं तब? नहीं, उनको कोई भी शेयर नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और एट लास्ट
40% जितना उन्हें पैसा भी मिल सकता है जब वो रिटायर होते हैं तब, ठीक है। ओके, अभी न्यू में देख लेते हैं भाई, ये तो नॉर्मल था, ये सब से आप वाकिफ भी हो गए। न्यू क्या है भाई? तो न्यू मैंडेटरी कर दिया सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, एक्सक्लूडिंग आर्म फोर्सेस के मेंबर, ठीक है। और किसके लिए? जो भी भाई 2005 के बाद लगा है, मतलब जॉब में एंट्री किया है, उन सब के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लागू होगी? तो न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी। इसमें कोई भी फिक्स पेंशन अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, मतलब न्यू में जो भी लगे उनको कोई फ्री पेंशन अमाउंट फिक्स नहीं मिलेगा, जबकि ओल्ड में था कि 50% मिलने वाला है। इसमें वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, पर अभी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कंट्रीब्यूशन करो, जितना भी आपका सैलरी आ रहा है उसमें से 10% दे देना, ये आपका सेव होगा, सेव होके फिर आपको ही पैसा दिया जाएगा। और अगेन आप कितना पेमेंट निकाल सकते हो? तो यहाँ पे आप 60% जितना लमसम निकाल सकते हो, जो भी आपका वैल्यू स्टोर हुआ होगा एट लास्ट वो निकल सकता है। और तो क्या इसमें पेंशन ही नहीं मिलता है? नहीं, मिल सकता है, बट जितना भी आपने अगर सेव किया होगा ना, उसका आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिलेगा। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। समझ लीजिए कि मैंने अपने जॉब के दौरान 10 लाख रुपए सेव कर लिए थे, ठीक है? 10% मिला के मेरे 10 लाख हो गए थे। काफ़ी अमाउंट हो गया भाई। अब ये जो 10 लाख होगा ना, वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट होगा। हो सकता है कि ये भई पीएफआरडी में इन्वेस्ट हो, मतलब अपना ये प्रोविडेंट फंड जो होता है, उसमें भी ईपीएफओ अकाउंट होता है, उसमें भी स्टोर होता है, उसका भी रिटर्न आता है, उसमें स्टोर हो, या फिर स्टॉक मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी हो। जो मार्केट में लिंक रिटर्न चल रहे होंगे, उसके मुताबिक मुझे रिटर्न मिलेगा। अभी देखो मार्केट अगर अच्छी चल रही है, तो मेरा रिटर्न काफ़ी अच्छा, मैं तो खुश-खुश। अभी मार्केट खराब चल रही है, कोविड के जैसा टाइम है, तो मेरा रिटर्न कितना आएगा? एकदम खत्म। फिर मैं कैसे जीऊँगा भाई? तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ्लॉ था ना, वो यही था, और इसी की वजह से ऑपोजिशन काफ़ी चिल्ला रही थी कि भई ये ठीक नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इसी को ठीक कर दिया कि ये लो भाई, ठीक कर देते हैं। ये ला दिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कि दोनों को मिला दिया, न्यू और ओल्ड को। अब ये अगेन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी को लागू होता है। इसमें क्या बोला कि भाई 50% ऑफ जो एवरेज बेसिक पे होगा, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी 50 था, यहाँ पे भी 50 मिलेगा, बट हल्का-सा क्या है, यहाँ पे हमने डाल दिया एवरेज पे, और वो भी किसका? कि लास्ट 12 मंथ में जो आपको एवरेज सैलरी होगी उसका। यहाँ पे था जो लास्ट सैलरी है उसका, यहाँ पे डाल दिया एवरेज। फ़र्क पड़ जाता है। हो सकता है ना कि मैं 2 महीना नहीं गया हूँ अपनी जॉब पे लास्ट के 12 महीने में, तो वो एवरेज में कम हो जाएगा, मुझे कम सैलरी देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा। और इसमें भी कौन-सा कंट्रीब्यूशन? तो इसमें भी 10% कंट्रीब्यूशन तो देना ही है। और पेमेंट अमाउंट क्या है भई? तो जब वो अपना रिटायर होता है, उसके मुताबिक। ओके? तो देखो इसका फ़ायदा है। एक तो 10% जा रहा है, तो भई गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा-सा बर्डन कम हो जाएगा। ऊपर से उनको ये फिक्स दे दिया कि भई 50% फिक्स मिलेगा, तो जो एम्प्लॉयी है, वो भी खुश कि हाँ भई, चलो कुछ तो सिक्योरिटी है मेरे पास। ओके? अभी इतना ही नहीं है कि मिलने वाला है। इसमें भी क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं। कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ है? कि भई 50% जितना आपको मिलेगा, अगेन हमने बात कर ली, जो आखिरी के 12 महीने का एवरेज होगा उसका। पर कब मिलेगा? जब आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होगी वो 25 साल जितनी होगी। अगर 25 साल जितना काम नहीं किया है, तो फिर 50% माँगने मत आना, ठीक है? तो बोला कि भई तो कितना? तो भई आपको मिल सकता है, अगर आपने मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस की है। पर 10 ईयर में कितना मिलेगा? उसके प्रोपोर्शनेट, जो भी आपका इस इकट्ठा हुआ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और वो भी बोला है कि भाई मिनिमम 10,000 तो मिलेगा ही, बट उसके अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि समझ लीजिए ऐसा हो जाता है कि मैं 9 साल जॉब किया हूँ और 9 साल में मेरी सैलरी बन गई है 2 लाख रुपए, फॉर एन एग्जांपल आईएएस का जॉब था, मेरी 2 लाख रुपए बन गई है 9 साल में, और अब मैं छोड़ देता हूँ। तो गवर्नमेंट को तो भाई 1 लाख रुपए ऐसे ही देना, और मैं छोड़ भी दिया जॉब, करप्शन-वरप्शन करके कुछ भी छोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए बोला है कि भाई मिनिमम 25 साल हो तभी 50% मिलेगा। बाकी कितना मिलेगा? मिनिमम 10,000, और या फिर आपका जो भी पैसा जमा है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो समझ लो कि मेरा जमा हो गया है 10% करते 5 लाख रुपए, ठीक है? तो उससे जो भी मेरा प्रोपोर्शनेट बन रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा देंगे। मिनिमम 10,000 होगा, बट हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। और इसमें सब डियरेंस अलाउंस अलाउंस और इन्फ्लेशन वो सब भी इंक्लूड होगा। मतलब ना वो अभी भी होता है। आपके अगर कोई पेंशनर हैं तो आपको पता होगा कि पेंशन अगर मिलता है ना, जो बेसिक जो पेंशन होता है वो समझ लीजिए 10,000 है। इस 10,000 में भी ना डियरेंस अलाउंस होता है, वो इंक्लूड होता है, या फिर इन्फ्लेशन है वो इंक्लूड होता है। फिर ये 10,000 प्लस होके जो भी आता है वो आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका बेसिक सैलरी है ना, वो तो 10,000 ही है, बट ये इन्फ्लेशन जोड़-जोड़ के आपका सैलरी हो जा रहा है 15,000 रुपए। अगेन सैलरी नहीं, सॉरी माफ़ करना, पेंशन हो जा रहा है, ठीक है? और ये जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो भई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर,
ये जो इन्फ्लेशन देखते हैं उसका। और जो लमसम अमाउंट है वो यहाँ पे बोला है कि ये भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो भाई हर 6 महीने में आपकी जो भी सैलरी होती है उसका 1/10 आपको कट मतलब साइड में रहेगा, और वो हर 6 महीने पे खत्म होने के बाद आपको मिल जा रहेगा, ठीक है? मतलब कि समझ लीजिए कि मेरी मेरी जो सैलरी है वो 1000 थी, तो भाई इसका 10% क्या हो गया, तो 100 रुपए हो गया। और ये 100 रुपए हर 6 महीने पे मुझे मिलने वाले हैं। और ये 100 रुपए इकट्ठा होंगे, मतलब 100 करके 600 इकट्ठा हो गए, और ये हर 6 महीने में मिल जाएंगे, दैट्स इट। ओके, 1/10 का 6 महीने में मिलेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए यूपीएससी ने ऑलरेडी 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है? क्या पूछा था कि भाई कौन से पीपल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये 4 ऑप्शन थे, वो हमें बताना था। अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ जबरदस्ती, क्योंकि आपको देख के खुद पता चल जाना चाहिए। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी ना ये टेक्निकल न्यूज़ है थोड़ी सी, उसको देखना, ध्यान से देखना। कि बोला है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, आपका थोड़ा दिमाग घुमा देते हैं। वैसे हमने 2-3 बार ये किया हुआ है, फिर से एक बार। अर्थ का भाई जनरल जियोग्राफिक पोल कौन सा है, मतलब हम नॉर्थ साउथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये अपना अर्थ, ठीक है? ये अपना अर्थ ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो है अपना नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो है वो अपना साउथ पोल है। पर क्या आपको लगता है एक्चुअली सीधा ही सीधा है? नहीं है बिल्कुल भी, वो तो हमने मान लिया है, वो तो जियोग्राफिकली है। एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, जूम कीजिए, तो ये है हमारा जियोग्राफिकल जो हमने मान रखा है। और है कहाँ पे, तो यहाँ पे है, उसके हल्का सा लेफ्ट में है, ठीक है? और ये तो मूव हो गया, पहले कितना था, पहले और लेफ्ट में था, इधर तक था, अभी तो ये मूव हो गया है। और अभी हम बोल रहे हैं कि अभी ये हट हट कर एकदम जो रशिया का साइबेरिया एरिया है ना, वहां तक पहुंच जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ये क्या है भाई, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये क्या बोल दिया, क्या है नॉर्थ पोल एक्चुअली में? तो देखो, यहाँ पे आ जाइए, पीछे आ जाते हैं। कहाँ पे डाला है, यहीं पे है, चलिए। ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं। पहला लेयर है वो हमारा भाई सरफेस लेयर है, नॉर्मल। उसके नीचे हम जब जाते हैं तो हमारा आ जाता है मेंटल। उसके नीचे जब हम चले जाते हैं तो हमारा आ जाता है कोर, ठीक है? और हाँ, ये मैं सरफेस मतलब क्या है, सॉरी सरफेस बोल गया, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और इस क्रस्ट का ही पार्ट होता है अपना सरफेस, ठीक है? ये सरफेस जो आता है वो क्रस्ट के अंदर आता है। जो हमारा समंदर बमंदर है, पानी वानी, सब कुछ क्रस्ट का ही पार्ट है। ओके, तो इन शॉर्ट ना, इस अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं। आपको पता है कि भाई हो सकता है आयरन है, निकल है, और ये सब मोल्टेड फॉर्म में है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। आपको पता है ना, लावा बावा निकलता है अर्थक्वेक, अपना वोल्केनो इरप्शन होता है तो। ओके, तो ये मोल्टेड फॉर्म में है, सब कुछ लिक्विड में। तो लिक्विड में तो हो सकता है ना कि इधर उधर घूमता होगा। इधर उधर कैसे घूमता होगा, जैसा हमारी एयर घूमती है, कि जो गर्म एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ठंडी होती है, कंपैरेटिवली ठंडी होती है, वो नीचे आ जाती है, ठीक है? ऐसे ही हमारे अर्थ के अंदर भी जो गर्म होता है, लावा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। और इसी के चलते हमारे अर्थ के अंदर जो आयरन होते हैं, निकल होते हैं, या फिर कोई भी मेटल्स होते हैं, वो भी इधर उधर होते रहते हैं। और ये इधर उधर जो हो रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, नॉर्मल मेटल नहीं है, ये है मैग्नेटाइज मेटल। इसके अंदर मैग्नेटिक मतलब होता है ना कि किसी भी चीज को आप मैग्नेट बना सकते हो, अगर आप मैग्नेट के साथ उसको रख के बैठे हो या फिर घिस रहे हो ऐसा, तो वो मैग्नेट बन सकती है। तो ये जो है वो भी मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है? और अभी समझ लीजिए कि ये अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्नेट पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, अंदर। और कोई जितना भी मैग्नेट है, समझ लीजिए वो सारा इस बाजू आ जाता है, तो हमारी मैग्नेट जो नॉर्थ पोल होगा वो किस बाजू आ जाएगा, वो भी इसी बाजू आ जाएगा। और मैंने बोला ना कि ये तो घूम रहा है, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे गर्म होता है वो ऊपर बाजू, और ठंडा होता है वो नीचे बाजू, तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसकी भी जगहें बदल रही है। अब ये बदल के समझ लीजिए अभी यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो भी कहाँ पे आएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट? तो इसी की वजह से हमारा जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो पहले कनाडा में था, और अभी के लिए वो रशिया के साइबेरिया एरिया की ओर बढ़ रहा है। और ये हर साल बढ़ता है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो नॉर्थ पोल है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये हर साल 37 माइल्स जितना आगे पीछे हो जाता है। आगे पीछे मतलब आगे बढ़ता जाता है। गॉट इट? आप इतना समझ गया ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारा, ये अगर अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, और अर्थ में हमने ऐसे हल्का सा बोला है ना कि ये टिल्टेड है 23.5 जितना, ये हमने माना हुआ है अपना जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। पर एक्चुअली में कहाँ पे है, उसके हल्का सा साइड में यहाँ पे है, ठीक है?
पहले तो और यहाँ पे था, अभी के लिए जो हमारा ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो हल्का सा साइड में है। ओके, गॉट इट? इतना समझ गया? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो, ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपको पता ही है, कोई मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ होता है। ओके, यहीं पे देख लीजिए अभी जो जो लिखा है वो, फिर आगे दूसरी टर्म आएगी अगेन इसी में, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये देख लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ, तो भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे भी लाइंस आती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो क्या है, तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कन्वर्ज होते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। मतलब ये जो अर्थ है हमारी, उसमें हम बोलते हैं ना कि भाई लॉन्गिट्यूड होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये वो ऐसे। और जो जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड हमारे वो एक वो क्या है, इन शॉर्ट ऊपर से नीचे से कन्वर्ज होते हुए पड़े होते हैं ना, उसी से हम अपना अपना टाइम वाइम देखते हैं सब। पर जियोग्राफिक अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वहां पे ये चला जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। जो अपना अर्थ रोटेट करता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को देखता है, ठीक है। हमारा जो ओवर द सेंचुरी मूवमेंट क्या रहा है, फ्रॉम कनाडा टूवर्ड्स दिस साइबेरिया। और यहाँ पे बोला है एनुअली 31, मैंने जिधर पढ़ा था वहां पे 37 था। आप ऐसा बोल सकते हो कि अप्रॉक्स, कोई नंबर मत लिखो, बस माइल्स फॉर्म कर जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर भी बोला है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है या फिर डिक्लाइनेशन क्या होता है। तो ये देख लीजिए, कहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अभी ये अर्थ का हमने ये देख लिया, ये है प्रॉपर, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। पर एक्चुअल में हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पे, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे है, और यहाँ पे साउथ पोल। तो ये हुआ, ये रियल हुआ। तो जो ये मैग्नेटिक पोल और जो हमारा ये जियोग्राफिकल पोल है, उसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये जितना भी एंगल है बन रहा है, ठीक है, ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या फिर डिक्लिनेशन। गॉट इट? हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, याद रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। और देखो यहाँ पे भी देख लो, तो ये रहा अपना नॉर्थ और साउथ वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, गॉट इट? अभी आप इसको भी देख के कंफ्यूज हुए होगे, इसको भी मैं बता देता हूँ, देखना नीचे बताता हूँ। हाँ चलिए इधर ही बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए ना कि ये वाला हिस्सा जो है नहीं समझ आएगा, यहाँ पे खामखा ड्राइंग बनाई गई है, ये देखो। हाँ, ये तो आप समझ गए कि ये हमारा अर्थ है। जियोग्राफिकल पोल कोई भी हो, ये है अपना जियोग्राफिकल पोल वाली लाइन, और ये है अपनी मैग्नेटिक पोल वाली लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक पोल वाली लाइन। अभी इसके बीच में जो पड़ता है वो है अपना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये भी आप समझ गए। अभी जो मैग्नेट होता है, आपने मैग्नेट तो देखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट को क्या होता है, मैग्नेट में भी दो बाजुएं होती है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, मैग्नेट जो मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेट नॉर्मल जो मैग्नेट होता है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और उसमें एक साउथ पोल होता है। और आप अगर दूसरा भी एक आपके पास सेम टू सेम है, उसमें आप अगर सामने लेके जाते हो और नॉर्थ पोल को ही सामने रखते हो, तो क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, ठीक है। पास कब आएंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट। जब आप उसके सामने साउथ वाला रख दो और यहाँ पे नॉर्थ वाला रख दो, तो जो नॉर्थ और साउथ होंगे वो आपस में अट्रैक्ट होंगे और एकदम एकदम से पास आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। गॉट इट? इतना आप समझ गए, राइट? तो अभी यहाँ पे से बता दीजिए कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये वाला अपना हिस्सा है वो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे कौन सा मैग्नेट जाना चाहिए, नॉर्थ के बाजू नॉर्थ जाएगा तो दूर जाएंगे ना, पास जाने के लिए कौन सा जाना चाहिए, तो वही मैग्नेट का साउथ पोल जाना चाहिए। और सेम यहाँ पे ये साउथ बाजू है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो यहाँ पे कौन सा जाना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ जाना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट, राइट। इसीलिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वरना तो कभी बनेगी ही नहीं, खुद खुद दूर दूर जाएंगे। गॉट इट? तो हमें ऐसा समझना है कि जो अर्थ है हमारी, उसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल उल्टा बताया गया है, ठीक है। और इसी की वजह से साउथ की बाजू हमारा क्या पड़ता है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पड़ता है। और नॉर्थ की बाजू क्या पड़ता है, तो मैग्नेटिक साउथ पोल पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली यकीन मानिए, ये बताना के लिए भी मुझे ये सोचना पड़ा कि ये कैसे बताऊंगा। 2-5 मिनट में बैठा कि हाँ भाई ऐसे बताएंगे, तब जाके बता पाया हूँ। मेन आपको यही याद रखना है कि भाई नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए जो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां पे अपना साउथ पोल पड़ता है, मैग्नेट का साउथ पोल पड़ता है। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वहां पे अपना मैग्नेट का नॉर्थ पोल पड़ता है। दैट्स इट। ओके,
अभी उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, अभी समझ जाओगे। और जो हम मैग्नेट लेके बढ़ते हैं ना, जो हमारे हाथ में मैग्नेट होता है कि भाई कौन सी दिशा है जरा देख लीजिए, तो मोबाइल में होता है। वो जो अपना नॉर्थ बताता है, वो एक्चुअली नॉर्थ कौन सा बताता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर बताता है, ना कि अपना जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। और हाँ, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप मुझे बताइए कि आप एकदम यहाँ पे हो, ये इस पेन बदलने दीजिए, आप इस एरिया में हो, ठीक है, इक्वेटर के यहाँ पे हो, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, जीरो है ना, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों एक साथ हो रही हैं। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाता हूँ, मतलब जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों दो लाइन है, अगर एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे एक एंगल मेरा जो है वो बड़ा बनता जाएगा, या फिर मैं जैसे जैसे बीच से दूर होता जाऊंगा वैसे मेरा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो इक्वेटर होता है ना वहां पे जीरो होता है डिक्लिनेशन एंगल, और जैसे बढ़ते जाओगे वहां पे बढ़ता जाएगा। गॉट इट? ये काफी हार्ड था, बट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और देखो बात बताया है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी चेंज होती रहती है, उसको पोल रिवर्सल बोलते हैं। यस, एक्चुअली होता है, क्योंकि मैंने बताया ना वो मोल्टेड मोल्टेड चीज है, वो इधर उधर होती है, तो भाई पोल भी चेंज होंगे। ऐसा हम बोल रहे हैं कि भाई पैलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस इतना 183 टाइम्स हो चुका है पिछले 83 बिलियंस मिलियंस ईयर में। मतलब ऐसा बहुत बार हो चुका है कि ये साउथ साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, मतलब ये घूमता ही रहता है, कांस्टेंट घूमता रहता है। अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे था कनाडा के एरिया में, अभी घूम के साइबेरिया की ओर आ गया है। तो अभी और सोचिए कि और घूमता 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 पता नहीं ये कहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये खराब हो जाता है तो क्या होगा, मतलब ये इतना इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो वही नेविगेशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक से ही सब कुछ कनेक्ट होता है। फिर भाई माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो भी काफी सारी मैग्नेटिक फील्ड से चलती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोलर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, और सैटेलाइट्स भी हमारी खराब हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं अभी। और हाँ, इसी के ऊपर से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, ये 2018 का क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है सीएपीएफ में, ये 2005 का क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है आपको, ये सारे आंसर आपको बताने हैं, ठीक है, मैंने डाले हुए हैं, ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और जो रामसर वाला साइट रामसर वाला था, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। चलो देखते हैं अभी बाकी की न्यूज। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सॉरी बॉम्बे की हाई कोर्ट ने बोला है कि लाउड स्पीकर का यूज करना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अभी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है भाई, इसका मतलब ही क्या है? तो देखो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर सुप्रीम अपना कोर्ट ने ही बोला कि भाई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो विद इन रिलीजन पड़ती है, मतलब रिलीजन को परफॉर्म करने के लिए जो भी मैं प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा हूँ उसको मैं बोलूंगा असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब कि प्रॉपर वर्ड में मैटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड डिटरमाइनिंग असेंशियलिटी ऑफ दैट रिलीजन प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब कि समझ लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे लिए भगवान की पूजा करना मेरी असेंशियल प्रैक्टिस है। अगर मुझे इस ये नहीं करने दे जा रहा है तो मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि हाँ भाई सही बात है, एसेंशियल प्रैक्टिस तो है, क्योंकि आप इसको परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका राइट वायलेट होगा। ओके, अभी मैं सेम बोलूं कि भाई मेरे लिए जोर जोर से गाना बजाना, आधी रात को भी हो कोई भी हो, मेरे लिए गाना बजाना, भगवान के गाने में बजा रहा हूँ, पर ये मेरी एसेंशियल प्रैक्टिस है कि तो ही मुझे मजा आ रहा है, तो ही मेरा रिलीजन फॉलो हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गाना बजाने से रिलीजन फॉलो होता है? नहीं होता है, राइट? इसीलिए बोला कि भाई ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, ये कौन से जजमेंट में बोला, मतलब फिर से बोला, महेश विजय जजमेंट में ये पहले बोला गया था, और अभी जो रिसेंट जजमेंट था उन्होंने भी यही बोला। ओके, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई इसकी? तो भाई 2000 में पहली बार केस आया था, चर्च ऑफ गॉड केस। वहां पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि नो फंडामेंटल राइट टू यूज लाउड स्पीकर्स। अभी ना कोई कोई लोग, काफी सारे लोग इसको टारगेट करते हैं। क्या टारगेट करते हैं? ऐसा बोलते हैं कि भाई मुस्लिम्स जो है कम्युनिटी, वहां पे लाउड स्पीकर का यूज होता है। ठीक है, और जो अपनी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बोला जाता है कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो मुस्लिम राइट को वायोलेट करने के लिए ये लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगाई हुई है। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना चाहिए, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आप खुद सोचिए, पहली बार कोर्ट ने कब बोला है ये? 2000 में बोला है। 2000 में कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी?
क्या तब से अब तक बदला? नहीं बदला। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी आप बात सुन रहे हो, कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, उसको ब्लाइंडली मत मानो। क्योंकि आपको बस यही पता होना चाहिए कि मेरे लिए पढ़ाई में क्या इम्पोर्टेंट है और मुझे इसमें से क्या याद रखना है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में हमें नहीं घुसना है, कौन अच्छा कौन बुरा हमें नहीं जानना है। हमें बस पॉलिसी पढ़नी है, खुद देखना है कि इसका अच्छा क्या हो सकता है, उसका बुरा क्या हो सकता है। गवर्नमेंट को हमें चेक नहीं करना है। गवर्नमेंट को कब चेक करो? जब आपको वोट देना हो। बाकी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। हम सिविल सर्वेंट हैं, हमें हो सकता है कि कोई ए पार्टी पसंद हो, पर जब हमें पोस्टिंग मिले वो बी पार्टी के अंदर हो, तब हमारी काम करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिक्स में कभी भी मत घुसिए, ठीक है? आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो। डू रिमेंबर इट। आपको सिर्फ प्रो एंड कॉन्स पता होने चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा वो नहीं। चलिए अभी आगे देखते हैं। अ, तो भाई पहली बार कौन से केस में बोला गया था? चर्च ऑफ गॉड केस 2000 में बोला गया था कि भाई लाउड स्पीकर का यूज करना वायोलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है? वेदर इट इज फंडामेंटल राइट कौन कौन से आपको पता है? 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए एंड 25 26। ओके। फिर आगे भी ऐसी बातें बोली गई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया श्री शिरूर मठ केस में कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन सी है जो रिलीजन के एम्बिट में आती है, और इसमें बोला कि भाई कोई भी ऐसा जो कि रिलीजन को वायलेट नहीं करता है प्रैक्टिस, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, और कोई ऐसा जो कर सकता है तो वो नहीं है, ठीक है? नॉर्मल सब बातें मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया, ये फंडामेंटल जो मैंने पहले बताया लाउड स्पीकर वाला। ओके। फिर ऐसे दूसरे भी केसेस आ चुके हैं, जैसे कि श्री आदि विश्वेश्वरैया केस आया, उसमें बोला था कि भाई डिस्टिंग्विश किया कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस है और कौन से सेक्युलर फंक्शंस हैं टेम्पल के। ओके। फिर आचार्य जगदीश, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आचार्य जगदीश शरणनंदन, क्या नाम है भाई, जगदीशर नंदा केस, ठीक है? वहां पे आया, वहां पे बोला एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस फंडामेंटली एल्टर द रिलीजन। मतलब कि प्रैक्टिस ये है एसेंशियल या नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या बोला जाएगा कि देखो कि वही वो एब्सेंट होती है तो क्या रिलीजन का फंडामेंटल वायलेट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो वो एसेंशियल पार्ट है, नहीं होता है तो एसेंशियल पार्ट नहीं है। फिर एट लास्ट शायरा बानो केस में भी उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि सिर्फ रिलीजन में बताई गई है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये एसेंशियल है और ये ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है? क्योंकि भाई इस्लाम में बोला गया है कि भाई ट्रिपल तलाक हो सकता है, बट क्या एक्चुअली सही है? नहीं है, राइट? इसीलिए बोला कि भाई कोई भी चीज अगर रिलीजन में बताई गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक से फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ ये शायरा बानो केस में ही बोला गया था कि हमें यूसीसी लाने की जरूरत है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। और देखो जो मैं बात बोलता हूँ ना, मतलब कोई भी रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके मेरे व्यूज अलग हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट इट जस्ट बेस्ड ऑन अ लॉजिक। तो सेंटिमेंटल मत होइएगा इससे। सिविल सर्वेंट बनना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे नहीं है। चलिए, फिर है इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये एसबीआई की रिपोर्ट आई है जो कि इसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो भाई कोई भी ऐसी लोन जो कि रेसिडेंट उठा रहा है, कोई बाहर से उठा रहा है, नॉन रेसिडेंट लेंडर से, तो इसको बोलेंगे कमर्शियल बोरोइंग। ठीक, कमर्शियल बोरोइंग होती क्या है? नाम में ही कमर्शियल है, मतलब कि सरकारी तो नहीं है भाई, प्राइवेट है। तो ये लोग अगर उठा रहे हैं तो इसको कमर्शियल बोरोइंग बोलेंगे। और एक्सटर्नल मतलब कि कहीं से बाहर से उठाइए, इंटरनल होता तो घर से उठाइए, ठीक है? यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन बताया है कि भाई सेविंग्स, नेट हाउस होल्ड सेविंग में भाई राइज हुआ है, 5.3 बन गई है, पहले ये 5 थी। फिर फिजिकल एसेट की सेविंग है वो भी बढ़ गई है, पहले 13 थी, अब ये 13.5 हो गई है। फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 4.1 था, अभी ये हाईएस्ट हो गया है जो कि पिछले 12 सालों में है। और फिर जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 12% है, वो भी पिछले 8 सालों का हाई है। ये आपको मैंने जो कल इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड की है, मतलब इकोनॉमिक का रैपिड रिवीजन, वहां पे बात की है ना हमारे, कि जो हम जीडीपी काउंट करते हैं उसमें भी क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आता है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है? चलिए अभी आगे देखते हैं नैनो यूरिया। तो भी बोला गया है कि नैनो यूरिया इफ्को ने जो बनाया हुआ है, उसका यूज करने से हमारी राइस और व्हीट की यील्ड में इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो रिड्यूस हो रही है, दैट्स इट, उतना ही काम का था हमारे लिए। नैनो यूरिया क्या है? तो भाई नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है? एकदम नैनो, नैनो नाम ही क्यों है? तोड़ दो तो ये एकदम छोटा है, 20 से 50 नैनोमीटर जितना हो सकता है। ये क्या काम करता है? तो एफिशिएंसी बढ़ा जाता है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम कर देता है, क्योंकि यूरिया आप कम यूज करोगे, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये कम यूज करोगे। फिर इजी टू स्टोर है, क्योंकि नैनो है, छोटा है, इतनी सी बॉटल में आपका आ जाता है, तो डेफिनेटली। फिर आगे देखते हैं। ये देख लीजिए यार, मैं भूल गया, इसको भी कवर करना था। पद्म अवार्ड्स जो रिसेंटली दिए गए हैं, पद्म अवार्ड्स, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए।
यहाँ पे हम कवर करते हैं पद्मा अवार्ड्स क्या है भाई। तो भाई एन्युअली दिया जाता है, रिपब्लिक डे को दिया जाता है। कौन देते हैं? तो भाई प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। क्यों देंगे? क्योंकि आपने कोई भी अच्छा काम किया हुआ है जिसकी सोशल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको दिया जाता है। इसके अंदर क्या दिया जाएगा? तो एक तो भाई सनद सर्टिफिकेट दिया जाता है और दूसरा आपको एक मेडल दिया जाएगा। कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से दिया जा रहा है। 2021 में पीवाईक्यू भी था। इसके अंदर क्या-क्या दिया जाएगा? तो भाई सबसे ऊपर नीचे से आते हैं। पहला पद्म अवार्ड आता है आपका श्री, पद्मश्री। पद्मश्री से अच्छा आपका होता है पद्म भूषण और पद्म भूषण से भी अच्छा आपका होता है पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड में सबसे ऊपर कौन है? तो पद्म विभूषण है, ठीक है। इवन आप नाम से भी याद रख सकते हो, जिसके वर्ड ज्यादा वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। ये छोटे वर्ड है तो वो छोटा है थोड़ा सा, भूषण उससे ज्यादा तो उससे अच्छा, विभूषण उससे ज्यादा तो उससे अच्छा। पद्मश्री में क्या दिया जाता है? तो भाई एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 लिफ्ट फ्लावर दिया जाएगा, ठीक है। ऑन द साइड एंड ऑब्जर्व ऑन द पद्मा, जो उसकी दूसरी बाजू देखोगे तो वो पद्मा हो, मतलब कि जो आपको मेडल इन शॉर्ट दिया जाएगा ना, सॉरी यार मिस्टेक हो गई, इनको जो आपको मेडल दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें एक बाजू ये 3 पत्तों वाला मतलब फूल होगा और दूसरी बाजू पद्म यानी कि लोटस होगा। फिर वे पद्म भूषण आता है अगेन, और फिर ऊपर आता है पद्म विभूषण। विभूषण में क्या होगा? तो आपका लोटस फ्लावर दिया जाएगा और वहां पे लिखा भी होगा देश सेवा, क्योंकि ये सेवा के लिए ही दिया जाता है। पद्म अवार्ड का भाई याद रखने वाली बात क्या है भाई? ये हर साल दिया गया है बट बीच में स्टॉप कर दिया था 77 से 80 तक लेकर, और 93 से लेकर 1997 में, बट फिर से वापस शुरू कर दिया। और अगर किसी को एक को पद्म अवार्ड मिलता है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए आज मुझे पद्मश्री मिल गया है, तो जो अगला पद्म अवार्ड है, पद्म भूषण, वो जो मिले मुझे, वो आने वाले 5 साल बाद ही मिल सकता है, अगले साल मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा। फिर ये पोस्टमसली भी दिया जा सकता है, मतलब आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि मैंने आज 2025 में कोई अच्छा काम किया हो, फिर मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके 5 साल बाद, सॉरी 5 साल क्या, उसके अगले साल बाद भी मुझे दिया जा सकता है, मतलब 26 में भी दिया जा सकता है। अचीवमेंट क्या-क्या होंगे भाई? तो पब्लिक सर्विस किसी ने अच्छी की है, बट याद रखना है कोई भी एक्सीलेंस हो, उसमें मेन पर्पस क्या होना चाहिए? पब्लिक सर्विस तो है ही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये होशियार है किसी चीज़। और कौन एलिजिबल नहीं है भाई? तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, वो एलिजिबल नहीं है, मतलब कि आप अगर आईएएस बन के कोई अच्छा काम करते हो, कोई तीर नहीं मार रहे हो, क्योंकि आपका काम ही क्या है? सर्विस, सेवा देना, तो आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट यहाँ पे डॉक्टर और साइंटिस्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, उनको मिल सकता है। यार काफी बड़ी वीडियो हो गई है बट बनाना जरूरी था भाई। अभी भारत रत्न को देख लेते हैं। तो भारत रत्न अगेन प्रेसिडेंट देते हैं, अनाउंस 26 जनवरी को ही ये होता है। फर्स्ट अवार्डी कौन थे भारत रत्न के? श्री राजागोपालाचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन। फर्स्ट अवार्डी ऐसे कौन थे जो कि इंडिया के बाद में सिटीजन बने थे? एक्चुअली नहीं थे, नेचुरलाइज सिटीजन थे, तो मदर टेरेसा। फिर नॉन इंडियन जो कि इंडियन ही नहीं थे फिर भी मिला, तो खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। ये कब दिया जाएगा भाई? टॉप रैंकिंग जो होगी उसको दिया जाएगा। कौन रेकमेंड करता है? तो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को भी इनको देना, और वो दे देते हैं, ठीक है। जिनको भी भारत रत्न मिलता है उसको क्या क्या मिलेगा? तो एक पीपल लीफ मिलेगा, आप फोटो देख लेना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें कोई भी मॉनेटरी अमाउंट शामिल नहीं होता, मतलब पैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जब रैंकिंग दी जाती है ना, मतलब प्रेसिडेंट रैंकिंग बनाई जाती है सिटीजन की, तो प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे सेकंड होते हैं। वैसे ही जिनको भी भारत रत्न मिला है वो 7th ए की रैंक पे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और याद क्या रखना है कि भारत रत्न जिसको मिला है वो एज ए नाम के आगे अपना यूज नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई भारत रत्न अवार्ड विनर युवराज सिंह, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर देखो दूसरी न्यूज है, एतिको पक्का डॉल्स। अभी ये कहाँ की फेमस है? तो भाई आंध्र प्रदेश की फेमस है। एतिको पक्का नाम क्यों है? तो ये विलेज का नाम है, तो इसी के विलेज के नाम से ही यहाँ पे जो डॉल बन रही थी उसको हमने बोल दिया एतिको पक्का। ये 400 साल पुरानी डॉल है। और किससे बनती है? तो भाई अनकुडू करके ट्री होता है, उससे ये बनती है। अनकुडू ट्री क्यों फेमस है? तो इसका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है और ये लाइट वेट होता है, ठीक है। और खास क्या है, ये देखो पेड़ से बनी है, इसके अंदर कोई भी हैवी मेटल या फिर टॉक्सिक आइटम यूज नहीं होती है, मतलब बच्चों के लिए काफी अच्छा है। और इसको हम टर्न वुड लीकर क्राफ्ट या फिर तरीनी भी या थारीनी भी बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, थरीनी तारीनी आई डोंट नो, तो वो भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये क्या इधर ही हमारा पढ़ाई खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। ये न्यूज में क्यों था पहले तो टैब्ल्यू जो अपना ये 26 जनवरी पे अलग अलग टैब्ल्यू होता है ना, तो ये टैब्ल्यू आंध्र प्रदेश का ये निकला था एतिको पक्का डॉल्स के बेस पे, इसलिए न्यूज में था। और अभी दूसरी डॉल्स कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो ये रहा हमारा, पहले तो आंध्र प्रदेश का ही देख लेते हैं। तो भाई एतिको पक्का, और दूसरा है अपना कोंडापल्ली, ये दोनों है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। कोंडा भी आपको याद रह जाएगा, आंध्र प्रदेश है। कोंडा रेड्डी
पुष्पा तो कोंडापल्ली, ठीक है। फिर उसके बाजू में तेलंगाना आते हैं तो भाई यहाँ पे निर्मल डॉल फेमस है। फिर तमिलनाडु में आते हैं, यहाँ पे थंजावुर डॉल फेमस है और चोप्पा समन डॉल फेमस है। तंजावुर काफी न्यूज में आता है, ठीक है। फिर ऊपर चले जाते हैं हम उड़ीसा बाजू, तो यहाँ पे संबलपुर पेपर मैक और उसके स्टोन टॉयज फेमस है। फिर भाई ऊपर चले जाते हैं मणिपुर, वो भी अगेन न्यूज में है। उसका क्या फेमस है, उसका भाई डॉल है लाई पबीदी, ये पबीदी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लाई पबीदी, ओके। फिर और ऊपर चले जाते हैं आसाम के बाजू, तो यहाँ पे अशारी कुंडी टेराकोटा डॉल, इन शॉर्ट अशारी कुंडी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, वरना मैं आपको आराम से भी समझाता। फिर कर्नाटका बाजू आ जाते हैं तो भाई चन्नापटना और किन्नल, ये दो हैं, ठीक है। फिर गुजरात बाजू आता है तो थिगड़ा डिंगला, ये एक ही है। फिर पंजाब बाजू जाते हैं तो भाई एक है हंडवाई, दूसरा है गुग्गू, तीसरा है लट्टू और चौथा है चन्ना कन्ना या फिर चंकना, आई डोंट नो हाउ टू, चखना याद रख लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे ट्रेडिशनल डॉल्स हैं जो कि आपको याद रखने, खिलौने हैं इन शॉर्ट। और खिलौने के बारे में थोड़ा सा डेटा याद रख लेते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 239% जितना राइज कर गया है फ्रॉम 2014 टू 23, और जो इंपोर्ट है वो डाउन हो गया है बाय 52। आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया इंपोर्ट इन रिसेंट टॉयज इज इंक्रीज, नहीं इंक्रीज ही नहीं हुआ है। आपको उधर लगेगा कि हाँ भाई इंडिया तो सब कुछ इंपोर्ट ही करता है और जो खिलौने हैं वो चाइना से ही आते हैं, पर ध्यान देना नहीं, ये डिक्रीज किया है, अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी एक कोड होता है, HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। बाकी ये आप फोटो याद रख लेना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे। अरे ये गलत मिटाया, हाँ इतना क्लियरली दिखे तो काफी होगा। ये स्क्रीनशॉट लेना, आपको काम आ जाएगा। और देखो ऐसे नोट्स बनाते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टॉयज न्यूज में है ना तो हमने कल्चर से ट्रेस करते हुए सारे के सारे टॉयज के नोट्स बना लिए, ऐसे बनाना है आपको। फिर ये अवार्ड्स न्यूज में था तो हमने अवार्ड्स के नोट्स बना लिए, ठीक है। इस तरीके से बनाइए कीजिए। फिर चलो यहाँ पे आ जाते हैं, जॉर्जिया न्यूज में था, क्यों भी न्यूज में था कि जॉर्जिया को मलेरिया फ्री स्टेट बता दिया गया है। ये ट्रांस कॉकसन रीजन का पार्ट है, हमने कॉकसन रीजन बहुत बार देखा हुआ है, ये बॉर्डरिंग विथ ब्लैक सी बनाता है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस तो ग्रेटर कॉकसन रीजन और लेसर कॉकसन रीजन, आपको पता हो कॉकसन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है तो मुझे बता दीजिएगा, हमने बहुत बार देखा हुआ है। दूसरा देख लीजिए, ब्लैक सी और कास्पियन सी की बात है, बाजू में है पड़ा, मतलब जॉर्जिया यहाँ पे है तो ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो जैसे हमारा कोड है ब्लैक सी का कोड क्या है, RGT, ब्रू, ठीक है। या फिर ऐसा उल्टा भी याद रख सकते हो, ब्रू RGT। नाम क्या बनेगा भाई, B फॉर बुल्गारिया, R फॉर रोमानिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रशिया, G फॉर जॉर्जिया, T फॉर टर्की। ये देख लेना, ये लाइन में होगा ऐसा, ठीक है। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। फिर यहाँ पे ब्लैक सी है, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती है, तो ऊपर बाजू सी ऑफ अजोव आता है जिसको कर्च स्ट्रेट जोड़ता है। फिर यहाँ पे सी ऑफ मरमरा आता है जो उसको बोस्फोरस स्ट्रेट जोड़ता है, और उसके नीचे आता है एजियन सी जिसको डर्डनलाल स्ट्रेट जोड़ता है, ठीक है। फिर ये कास्पियन सी है, कास्पियन सी का हमारा कोड क्या है, कास राई तक, राई तक, राई तक, रशिया, अजरबैजान, अपना ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, यहाँ पे लिखा हुआ है यार, खामखा में बोला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको अगर मैं पूछ लूं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी बॉर्डर ब्लैक सी के साथ और कैस्पियन सी के साथ दोनों के साथ बनती है, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ एक कंट्री है ऐसी, रशिया। तो यूपीएससी ना पूछ ले उससे पहले हमें कर लेना है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, पीएम श्री, तो पीएम श्री में स्कूल्स बनाते हैं हमें पता है, तो रिसेंटली बोला क्या है, तो भाई 76% जितना राइज हो गया है विटनेस पीएम श्री के स्कूल में, मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उसके एरिया में, ठीक है ठीक है। पीएम श्री एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है। अप्रोक्सीमेटली 14,500 पीएम की स्कूल बनाई गई है। इसमें फंडिंग कैसे होती है, तो 40-60 में होती है, क्योंकि स्पॉन्सर है ना, अगर सेक्टर होती तो 100% जो खर्चा होता वो सेंटर देखता, और जो जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है यूनियन टेरिटरी में, वहां पे 100% हम देते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा था, पद्म अवार्ड हो गया, लेक विक्टोरिया, यस बहुत बार देखा है हमने लेक विक्टोरिया को, आज नहीं देख रहे हैं, हटा रहा हूं मैं। बाकी उसका मैप हम हमेशा देखते हैं, आपको पता है ये अफ्रीका का मैप देखते हैं, लेक विक्टोरिया लेक, तंगनिका लेक, लेक मलावी, लेक करीबा, फिर लेक ताना, बहुत सारा हमने सब देखा हुआ है, ठीक है। आज नहीं देखते हैं क्योंकि बहुत हो गया है।
लेक विक्टोरिया में क्या था भाई, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में था। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक टाइप की ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी है, ठीक है, ब्लू और ग्रीन एल्गी है। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है उसका आप अगर ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ ये बहुत बढ़ जाती है, और ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अभी ये पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर पूरा एल्गी ही जम जाती है। एल्गी जम जाएगी तो क्या होगा, नीचे तक सनलाइट ही नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, तो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें रिसेंटली लेक विक्टोरिया के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया काफी देखने को मिल रहा है, मतलब कि एल्गल ब्लूम देखने को मिल रहा है, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या फॉर्म होते हैं भाई, एल्गल ब्लूम क्यों होता है, तो भाई नाइट्रोजन का एक्सेस यूज करो तो एल्गल ब्लूम हो सकता है। दूसरा, एल्गल ब्लूम है क्या। तीसरा, ये लेक विक्टोरिया कहाँ पे पड़ता है। चौथा, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ओके। और हाँ, फिर पांचवा, ये फायदा देता है या नुकसान देता है। चलिए फिर, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल। तो भाई सबसे पहले तो इस रूल में क्या बोला गया था कि अगर कोई कस्टमर है, अगर वो चाहता है कि उसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से थ्रू आए तो वो कर सकता है, दैट्स इट। पर रिसेंटली ऐसे सब जो भी रूल्स थे उसको हटा दिया गया बाय कर्नाटका हाई कोर्ट, और बोला कि भाई ये सेंटर का पावर नहीं है, वो ये नहीं कर सकता है, वो स्टेट खुद डिसाइड करेगा, कमीशन खुद डिसाइड करेगा, स्टेट नहीं डिसाइड कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए थे उसको हमने स्क्रैप कर दिया, हटा दिया कर्नाटका से। ये भाई रूल्स क्या काम करते थे, वो प्रमोट कर सकते थे, जनरेट कर सकते, प्रमोट करते थे जनरेशन, परचेस और कंजप्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी, अलाउ करते थे कंज्यूमर को, अगर वो कुछ भी चाहे तो, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और देखो दूसरा क्या काम है, आपको यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट या फिर अपना कॉन्करेंट सब्जेक्ट या फिर सेंट्रल सब्जेक्ट। तो याद रखना है कॉन्करेंट है, इसलिए सेंटर ने इसके ऊपर रूल बनाया था और इसीलिए इसको चैलेंज किया स्टेट ने और उसको स्ट्रक कर दिया गया। खैर चलिए, फिर लास्ट न्यूज है हमारी फेंटानाइल। अभी देखो ये ना हम यूज करते हैं पेन किलर की तरह। इन शॉर्ट, आपको ये तो पता है ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो ड्रग्स ले ले तो अगर हमने कोई ड्रग्स ले लिए हैं तो हमारा दिमाग कुछ काम ही नहीं करेगा ठीक से। तो जैसा ड्रग का मैकेनिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम हम बना दे, ठीक है, उसको कॉपी कर दे, तो और जो चीज हम बना रहे हैं उस चीज को हम बोलते हैं एपियोइड्स। क्योंकि भाई वो क्या होता है, ओपीएम होता है, ठीक है, ओपीएम, और उस ओपीएम से ही हमने जो बनाया ओपी, तो उसका क्या है, ओपीओइड्स, ठीक है, ओपीओइड्स। ये ओपीओइड्स क्या करेगा, अगर आप ओपीओइड्स लेते हो तो आपके ब्रेन के अंदर होते हैं ओपीओइड्स रिसेप्टर। ये ओपीओइड रिसेप्टर, इसका काम क्या होता है कि आपको कुछ भी दर्द हो रहा है ना, वो दर्द ब्रेन तक पहुंचाना कि हाँ भाई तुझे इधर दर्द हो रहा है। अब ये जो ओपीओइड रिसेप्टर है उसको आप बंद कर दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे दर्द हो रहा है। इवन मैं आपका पैर भी काट दूं, अगर आपके रिसेप्टर्स ही बंद है तो आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग तक कुछ सिग्नल ही नहीं जा रहा है ना, दैट्स इट। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स को बंद करने का काम कौन करते हैं, तो ओपियोइड्स करते हैं। ओपियोइड्स दवाइयाँ होती हैं, ये दवाई कौन कौन सी हो सकती है, तो फेंटानाइल हो सकता है, ऑक्सीसोडाइन हो सकता है और मॉर्फिन हो सकता है। मॉर्फिन तो आपने सुना भी होगा, ओके। तो ये जो फेंटानाइल है ना, ये मॉर्फिन से भी 100 गुना 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। और जो हीरोइन होती है उसका जब नशा चढ़ता है, मतलब उसमें जो दिमाग खराब होता है उससे 100 गुना इसमें खराब हो जाता है। मतलब गुना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, हो जाता है। रिसेंटली बस न्यूज में क्यों था ये, तो जो चाइना है ना वो एक्सपोर्ट करता है फेंटानाइल यूएस को और उन सबको, तो यूएस ने इसके ऊपर 10% ड्यूटी बढ़ा दी है, टैरिफ बढ़ा दिया है, उसके लिए न्यूज में था, दैट्स इट। हमें क्या याद रखना है, तो ये फेंटानाइल क्या है, साथ ही साथ ये ओपियोइड रिसेप्टर्स क्या है, ओपियोइड्स क्या है। ओपियोइड्स मतलब ऐसी दवाई है जो कि ओपियम जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो फेंटानाइल, ऑक्सोटाइन, ऑक्सीसोडोन और मॉर्फाइन, और ये ओपियम रिसेप्टर भी आप याद रखना, ठीक है। आपको पता है कोई कोई गांव होते हैं ना जहाँ पे इतना वो मेडिकल इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो जो छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं ना वो ये ओपियोइड्स भी ओपियोइड्स ही दे देते हैं, ओपियोइड्स भी नहीं, ओपियोइड्स ही। और इसीलिए आपको कोई भी तकलीफ हो रही है आप उनके पास जाइए, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा आपको लगेगा कि ठीक हो गए, एक्चुअली नहीं हो रहे हो। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो उनकी दवाई लेते हैं ना तो ठीक हो जाता है, और अंदर से आपका शरीर एकदम खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए बड़े खतरनाक होते हैं, बट यूज होते हैं, उसका कोई नहीं मना कर सकता है भाई। चलिए भाई इतना काफी है। और कुछ बाकी नहीं रह जा रहा है, राइट? नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। ये सब आपके सारे आज के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वीडियो आज की थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं जानता हूँ, माफी चाहूंगा, बट न्यूज इतनी सारी थी कि मुझे बताना जरूरी था। ऊपर से हम आंसर डिस्कस करते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है, तो इसलिए ये प्रिलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, आप कर पाओगे। और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी जरूर कीजिएगा, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, रैपिड रिवीजन जो हमारा इकोनॉमिक्स का था उसका एक वीडियो अपलोड हो गया है, दूसरा वीडियो आपका 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, और हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे इकोनॉमिक्स। कोई सजेशन हो आपके एंड से तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।